नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका की तरफ से रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। ये प्रतिबंध यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग चल रही है उसे लेकर लगाए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि जंग में रूस को सबसे ज्यादा मदद तेल कंपनियां ही दे रही हैं। ये रूस का सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत है, इसलिए जंग को रोकने के लिए जरूरी है कि रूस को आर्थिक चोट दी जाए। तो दूसरी तरफ रूस ने साफ कर दिया है कि ऐसे प्रतिबंध उस पर कोई असर नहीं डाल सकते। 3 साल से वो अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। यूक्रेन के साथ जंग तभी रुकेगी जब रूस की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो क्या रूस पर लगे सख्त प्रतिबंध का होगा असर या फिर भड़केगी बड़ी जंग? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। खुलकर साथ आए ईरान और इराक, सुरक्षा समझौते का किया ऐलान। इजरायल और अमेरिका की बढ़ी चिंता। इजरायल अमेरिका का गुलाम नहीं, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। गजा युद्ध विराम पर पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया बड़ा झटका। कतर पर पाकिस्तान ने लगाए गंभीर आरोप। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ समझौते को बताया सीक्रेट, तालिबान ने खोल दी पोल। और चलते चलते में देखेंगे 10 वर्ग मीटर की जगह में नए देश के गठन को। क्या है अटलांटियम साम्राज्य की कहानी? इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजा के बाद अब वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा इजरायल। पीएम नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी के विरोध के बावजूद संसद में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मिडिल ईस्ट में भंग हो सकती है शांति। अमेरिका अपनी गलती सुधारे, ट्रेड वॉर पर चीन का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश। ट्रंप ने की है चीन पर 155% टैरिफ लगाने की घोषणा। बांग्लादेश में पाकिस्तान बना रहा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस के करीबी का खुलासा। 7 कैंपों में चल रही ट्रेनिंग। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की आशंका। भारत को लेकर ढीले पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर। रूसी तेल खरीद पर कहा इस साल के अंत तक आयात में तेजी से कमी करेगा भारत। तो 24 घंटे पहले ही अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं। उनकी नाराजगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से है। ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग तुरंत रुके, लेकिन पुतिन इसके लिए कई शर्तें लगा रहे हैं, जिसके बाद ट्रंप ने पुतिन के साथ बुदापेस्ट में होने वाली अपनी बैठक रद्द कर दी और धमकी दी कि जल्दी ही रूस के खिलाफ सख्त फैसले लिए जाएंगे। जो बात अमेरिका की तरफ से कही गई उस पर अमल भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध और सख्त कर दिए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने नए प्रतिबंधों की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि अब समय आ गया है कि लोगों की जान बचाई जाए और तत्काल युद्ध विराम किया जाए। राष्ट्रपति पुतिन के इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने के मद्देनजर वित्त मंत्रालय रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को वित्त पोषित करती हैं। ये सेकेंडरी टैरिफ नहीं बल्कि प्रतिबंध है। ये कार्रवाई रूसी संघ के खिलाफ हमारी तरफ से लगाए गए सबसे बड़े प्रतिबंधों में से एक है। वित्त मंत्रालय के इस ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी पुतिन से बात करता हूं, अच्छी बातचीत होती है और फिर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, इसलिए हमने सख्त कदम उठाए हैं। ये बहुत कड़े प्रतिबंध हैं और हमें उम्मीद है कि ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि युद्ध सुलझ जाएगा। अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन ये प्रतिबंध असर कर पाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा है और उसने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया है। चीन और रूस की बढ़ती करीबी को लेकर ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा पर ही तमाम आरोप मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि रूस और चीन को करीब लाने में इन दोनों नेताओं का ही हाथ है। रूस और चीन को एकजुट नहीं होने देना था, क्योंकि ये अमेरिका के लिए खतरा है। ट्रंप रूस की घेराबंदी की कोशिश में है, तो रूस ने अमेरिका के साथ पूरे यूरोप को सख्त चेतावनी दे दी है। रूस की तरफ से परमाणु हमले की ड्रिल की गई है। आईसीबीएम और क्रूज मिसाइल के टेस्ट किए गए हैं और ये ड्रिल पुतिन की देखरेख में हुई है। इस अभ्यास में रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी और TU-95 बम वर्षक विमानों को भी शामिल किया। रूस अपनी परमाणु सेनाओं का नियमित अभ्यास करता है, जिससे क्षमता का परीक्षण कराया जा सके और इसके जरिए वो विरोधियों को यह भी याद दिलाता है कि उसके पास दुनिया का बड़ा परमाणु शस्त्रागार है। उसका यह अभ्यास नाटो को जवाब देने की भी कोशिश है। नाटो ने इस महीने की शुरुआत में अपना वार्षिक परमाणु अभ्यास किया, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बमवर्षक विमानों के साथ 13 देशों के 60 विमानों ने हिस्सा लिया था और रूस की तरफ से अब नाटो को इसका जवाब दिया गया है।
इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए हैं। रूस ने मिसाइल और ड्रोन की यूक्रेन पर बारिश कर दी। रूसी हमले की पुष्टि करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को पर कोई दबाव नहीं है, इसलिए वो मनमानी कर रहा है। यह हमला ज़ेलेंस्की के अमेरिका यात्रा से लौटने के बाद हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि कई आवासीय इमारतें भी प्रभावित हुई हैं। जापोरोजिया में आग लगी और कीव में घरों को निशाना बनाया गया। कीव, ओडेसा, चेरनिहिव, नीपर, किरोवोग्राद, पोल्टावा, विनित्सिया, जापोरोजिया, चरकासी और सुमी क्षेत्रों पर हमले हुए। ऐसे में यूक्रेन का संकट बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट के दो मजबूत देश ईरान और इराक के बीच सुरक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जो सीमा क्षेत्रों की निगरानी करेगी, जिससे सुरक्षा समझौते को पूरी तरह लागू किया जा सके। इस समझौते के लिए इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल आराजी ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर समेत देश के कई अधिकारियों से मुलाकात की और बाद में दोनों ही देशों के बीच सुरक्षा समझौता हुआ। इराक और ईरान के बीच हुआ यह सुरक्षा समझौता सीधे सीधे इजरायल और अमेरिका के लिए चुनौती माना जा रहा है, और इसका कारण भी है क्योंकि इस समझौते के बाद इजरायल के लिए ईरान पर एयर स्ट्राइक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जून में इजरायल और ईरान के बीच जो जंग चली थी, इस दौरान इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों की मदद से ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। इजरायल ने इसके लिए इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब ईरान और इराक के बीच हुए समझौते से इजरायल के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि इजरायल और ईरान की सीमाएं आपस में नहीं मिलती। दोनों ही देशों के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए जून में इजरायल ने सीरिया के रास्ते इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। खबरें तो ये भी आई थी कि इजरायल ने जॉर्डन के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीरिया और जॉर्डन की सीमा भी ईरान से नहीं मिलती। दोनों ही देशों के रास्ते तभी ईरान तक पहुंचा जा सकता है जब इराक का एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाए, या फिर तुर्की या सऊदी अरब के रास्ते ईरान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इन दोनों ही देशों के पास बेहद एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और दोनों ही देशों ने इजरायल को मान्यता तक नहीं दी, और यही कारण था कि इजरायल ने इराक के रास्ते ईरान पर हमला किया था, जो विकल्प अब ईरान और इराक के बीच हुए इस समझौते के बाद खत्म हो गया है। इस समझौते के बाद ईरान ने अब सीधे सीधे अमेरिका को भी चुनौती दे दी है। ईरान के उपराष्ट्रपति इसहाक जहांगीरी ने कहा कि अगर अमेरिका भी गलती से हमारी सीमाओं में प्रवेश करेगा तो उसे हमारी कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना होगा, और सबको इस बात को जानना और समझना चाहिए। और अब अगली खबर में बात करेंगे इजरायल की। तो गजा में युद्ध विराम के बावजूद अपना अभियान जारी रखने वाले इजरायल ने अब अमेरिका को ही झटका दे दिया है। उसने साफ कर दिया है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है। दरअसल गजा युद्ध विराम पर गहराते संकट के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इजरायल पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। लेकिन ये मुलाकात बहुत सफल नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसके बाद इजरायली पीएम ने जो बयान दिया है उसे देखते हुए इजरायल और अमेरिका के बीच खटपट की चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि गजा को लेकर दोनों देश एकमत नहीं है। इजरायल गजा में हमले जारी रखना चाहता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ट्रंप का शांति प्रस्ताव फेल हो जाएगा। जो 8वां युद्ध रुकवाने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो सब कुछ फेल हो जाएगा। ऐसे में इजरायल और अमेरिका में तनाव देखा जा रहा है, और अब इजरायल ने अपना रास्ता अलग कर लिया। जेडी वेंस से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि अमेरिका ही इजरायल को चलाता है, तो वहीं कुछ लोग समझते हैं कि इजरायल अमेरिका को चलाता है। लोगों की ये बातें बस निहायत ही बकवास है। इजरायल अमेरिका का गुलाम या अधीन देश नहीं है, वो अपनी सुरक्षा खुद तय करता है। इजरायल और अमेरिका दोनों मजबूत साझेदार हैं। अमेरिका के साथ हमारा एक बेजोड़ गठबंधन रहा है, जो ये मिडिल ईस्ट को बदल रहा है। उनके इस बयान ने अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। उपराष्ट्रपति वेंस जो पहले ये कह रहे थे कि युद्ध विराम उम्मीद से बेहतर चल रहा है, अब उनका कहना है कि गजा में शांति कायम रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हम इजरायल को सहयोगी के रूप में चाहते हैं, और अमेरिका की रुचि मिडिल ईस्ट में ज्यादा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि इजरायल गजा में शांति नहीं चाहता। नेतन्याहू चाहते हैं कि उनकी सेना बेरोक टोक गजा में हमला करती रहे, और इसलिए उन्होंने अमेरिका को भी कह दिया है कि उनका देश अमेरिका का गुलाम नहीं है, अपने फैसले खुद करेगा। जिसके बाद गजा में युद्ध विराम कब तक टिक पाएगा, ये सवाल और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव की।
तो दोनों देशों के बीच भले ही युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी दोनों पक्षों में चल रही है, उससे साफ है कि दोनों देशों के बीच का तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। बल्कि इन उकसावे भरे बयानों से आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि कहीं एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष न छिड़ जाए। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर दिए गए कतर के बयान में बदलाव को लेकर भड़का हुआ है, क्योंकि कतर ने अपने आधिकारिक बयान से सीमा यानी डुरंड लाइन का जिक्र हटा दिया है, जिसे पाकिस्तान तो दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कतर के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि कतर का ये बयान संघर्ष विराम समझौते से जुड़ा नहीं है। कतर अफगानिस्तान को खुश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच दोहा में जो समझौता हुआ है वो गुप्त रहेगा और उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब इस पर उनकी खिल्ली उड़ाते हुए तालिबान ने ख्वाजा आसिफ से पूछ लिया कि इस समझौते में आखिर सीक्रेट जैसा है क्या। अफगान रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के दावों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। उनकी तरफ से जारी बयान में कहा गया कि समझौते के प्रमुख तत्वों में पूर्ण युद्ध विराम, आपसी सम्मान, एक दूसरे के सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे पर कोई हमला नहीं करना, बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान और एक दूसरे पर हमलों का समर्थन न करना शामिल है। इसके बारे में सभी को जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। अब दोनों देशों के बीच जारी ये बयानबाजी कहां जाकर रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे 3 दोस्तों के मिलकर बनाए गए एक स्वतंत्र देश की। तो क्या आप जानते हैं कि एक देश कैसे बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि अभी हम जिस देश के बनने की कहानी आपको बताने वाले हैं, उससे सुनकर आपको हैरानी होगी। दरअसल 1981 में सिडनी में 14 साल के जॉर्ज क्रुइकशैंक और उनके 2 दोस्तों ने मिलकर अपने घर के पीछे बस एक लाइन खींची और 10 वर्ग मीटर की एक छोटी सी जगह को अटलांटियम साम्राज्य घोषित कर दिया। सोचिए, बस 10 वर्ग मीटर। उन्होंने जॉर्ज को सम्राट बनाया और शुरू हो गया ये अनोखा माइक्रोनेशन का सफर। शुरुआत में शायद ये किसी खेल जैसा लगा होगा, लेकिन इन दोस्तों ने इसे गंभीरता से ले लिया। उन्होंने अपना झंडा बनाया, अपनी करेंसी जारी की, यहां तक कि अपना पोस्ट ऑफिस और नेशनल एंथम भी बनाया। और इतना ही नहीं, जॉर्ज ने एक कैलेंडर भी शुरू किया जिसमें साल 10 महीनों का होता है। और आज 44 साल बाद ये माइक्रोनेशन 10 वर्ग मीटर से बढ़कर वेटिकन सिटी से भी 2 गुना हो गया है, करीब 0.75 वर्ग किलोमीटर। 2008 में जॉर्ज ने सिडनी से दूर 80 हेक्टेयर जमीन खरीदी, जिसका नाम रखा गया ऑरोरा, और इसे अटलांटियम की राजधानी घोषित कर दिया। इस देश की प्रॉपर्टी में एक सरकारी आवास, एक पोस्ट ऑफिस और 13 फीट ऊंचा एक शानदार पिरामिड भी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अटलांटियम के आज 3000 नागरिक हैं, जो 100 से ज्यादा देशों से आते हैं। हालांकि दूसरे देशों ने अब तक इसे मान्यता नहीं दी है, इसलिए ये एक माइक्रोनेशन कहलाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनके पास सोवर्निटी यानी संप्रभुता का कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन जॉर्ज क्रुइकशैंक आज भी ऑरोरा की राजधानी कॉनकॉर्डिया में बैठकर पॉलिसी स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते हैं और दूसरे माइक्रोनेशंस के लीडर्स के साथ पत्र व्यवहार करते हैं। सच में यह कहानी बताती है कि एक छोटे से आइडिया से क्या कुछ हो सकता है। तो क्या आप कभी इस माइक्रोनेशन का दौरा करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।